नमस्कार और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पश्चिमीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रभाव। इससे पहले जो है हमने पश्चिमीकरण के अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएं पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ प्रभाव। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है खान पान व रहन सहन में परिवर्तन। कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे समाज में बहुत ही प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब अंग्रेज आए थे हमारे भारत में, तो उनके संपर्क में आने के कारण क्या हुआ कि हमारे खान पान में परिवर्तन हुआ, हमारे रहन सहन में कई प्रकार के परिवर्तन हुए और परंपरागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुए। ब्राह्मण जो थे वो उच्च वर्ग के शाकाहारी भोजन खाते थे, वो किसी भी प्रकार के मांस मदिरा या फिर किसी भी प्रकार के नॉनवेज चीज़ों का सेवन नहीं करते थे। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन की वजह से अशुद्ध चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हमारे भोजन में परिवर्तन हुआ, हमने अनेक प्रकार के फूड जो हैं वो खाने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि हमने बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया, पिज़्ज़ा खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारे कल्चर का क्या है कि हमारे कल्चर का जो शुद्ध भोजन है वो दाल चावल रोटी सब्जी यही सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो है हमारे खाने में परिवर्तन हुआ, हमारे रहने सहने में परिवर्तन हुआ। रहने सहने में परिवर्तन किस प्रकार हुआ कि जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, तो पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो जो हमारे पूर्वज हैं या फिर ये कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो आदमी होते थे वो कुर्ता पजामा पहनते थे या फिर कुर्ता और मर्दानी पहनते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में जो है हमारे युवा पीढ़ी जो है वो जीन्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, जो कि एक वेस्टर्न कल्चर है। साथ में इसी प्रकार जो औरतें हैं हमारे समाज की, वो पहले सूट सलवार पहनती थी, ठीक, साड़ी पहनती थी। तो हमारा यही कल्चर था कि साड़ी पहनना, सूट पहनना। लेकिन आज के टाइम में ये सब चीज़ें जो है चेंज हो चुकी है और औरतें जो हैं वो भी सूट साड़ी की जगह पर क्या पहनती हैं, जीन्स पहनना पसंद करती हैं, टॉप पहनना पसंद करती हैं। तो यानी कि वेस्टर्न चीज़ों को वो अपने जीवन में ढाल चुकी हैं और उन्हीं को पसंद करती हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे समाज में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, हमारी फैमिलीज़ में परिवर्तन हुए। पहले हमारे समाज में हमारी जो फैमिली होती थी वो ज्वाइंट फैमिली होती थी, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, मामा मम्मी, सब कोई मिल के रहते थे। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, आज के समय में सभी लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करते हैं, कि अकेला रहना ही वो पसंद करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते। और पेरेंट्स के साथ वही रहते हैं जो कि अभी विवाहित नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे समाज में परिवर्तित हुई हैं, जो कि पश्चिमीकरण की वजह से हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज में परिवर्तित हुई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जाति प्रथा में परिवर्तन। अब यहाँ पे दूसरी बड़ी बात आती है, जो जाति प्रथा है उसमें परिवर्तन किस प्रकार हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन समय में जो है जाति प्रथा का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। तो उस समय क्या होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, ठीक है, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय, तो ये जो उच्च वर्ग के लोग थे वो शूद्रों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। जो छोटी जाति के लोग थे उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था और किसी भी प्रकार के जो है कार्य करने का अधिकार नहीं था, लीडरशिप का अधिकार नहीं था, उनको जो है किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था। सारे काम जो है वो बड़े जाति के लोग ही करते थे और सारे कर्मकांड कहें, ठीक है, संस्थान कहें या फिर किसी भी प्रकार की जो प्रथा है वो बड़े जाति के द्वारा ही बनाई जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज जो हैं वो भारत में आए तो उन्होंने अनेक प्रकार के परिवर्तन किए हमारे समाज में, अनेक प्रकार के उद्योग चलाए, यहाँ तक कि यातायात के साधन का प्रचलन आया उनके आने से, और अनेक प्रकार के जो हैं संस्थाओं की स्थापना की उन्होंने। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे समाज में औद्योगिकरण और नगरीकरण नींव है वो पड़ा, तो उसके द्वारा क्या हुआ कि जो व्यक्ति हैं, यानी कि सभी व्यक्ति मिलजुल कर जो है एक कारखाने में कार्य करने लग गए। कि मतलब कोई भी कार्य जब किया जाता था कि सभी के द्वारा जो है सभी व्यक्ति मिलकर कारखाने में कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम यातायात की बात करें तो यातायात का प्रयोग सभी के द्वारा किया जाने लगा।
अंग्रेज़ों के आने के बाद। तो ऐसा हुआ कि अब सभी लोग जो हैं अपने कार्य के क्षेत्र में निपुण होने लगे और अपनी जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने जो है गुणों के हिसाब से जो है उन्होंने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। और उसी समय में जो है जो जजमानी प्रथा है उसका प्रचलन जो है धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उस समय व्यक्ति जो है जागरूक होने लग गए थे, मतलब कि व्यक्तियों में थोड़ी थोड़ी जागरूकता आने लगी थी अपने अधिकार को लेकर। तो उन्होंने सेवा करना बंद कर दिया और अपने कार्यों के प्रति, अपने जो है कर्तव्यों के जो कर्तव्य वो निभाते थे दूसरों के लिए, अपने जो कार्य देते थे दूसरों को, उसके प्रति जो है उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट है सामाजिक जीवन एवं संस्थाओं में परिवर्तन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहीं पर कि पश्चिमीकरण की वजह से, यानी कि अंग्रेजों के आने की वजह से हमारे समाज में जो है उसकी स्थिति बदल गई। मतलब कि हमारे सामाजिक जीवन में परिवर्तन होने लगा, अनेक प्रकार के जो है हमारे परिवर्तन आए, खाने पीने में, रहने सहने में, शिक्षा में, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, हर एक चीज़ में जो है परिवर्तन आया। और साथ में जो है संस्थाओं में भी परिवर्तन आया। तो संस्थाएं हमारी कौन सी होती हैं, जैसे कि परिवार, ठीक है, या फिर विवाह, तो ये जो है सारी संस्थाएं हैं, तो इनमें भी जो है परिवर्तन आया। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विवाह में परिवर्तन। तो जैसे कि हमने जाति प्रथा से समझा कि विवाह में किस प्रकार के परिवर्तन यहाँ पर आ सकते हैं। तो उस समय क्या होता था, जाति प्रथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या है किसी भी व्यक्ति का विवाह उसके कास्ट से, यानी कि उसकी जाति से बाहर नहीं किया जाता था, बल्कि उसकी जाति में ही किया जाता था, उसके गोत्र में ही किया जाता था। तो उस समय यही प्रचलन था कि दूसरे कास्ट का व्यक्ति जो है वो किसी अलग कास्ट के व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता था। जब ऐसा कदम व्यक्ति उठाता था तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त निर्णय लिया जाता था और उसे दंडित कर दिया जाता था। और कई स्थानों पर तो इतने ज़्यादा कठोर दंड थे कि उन्हें अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था और उनको अपने समाज से बाहर धकेल दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में पश्चिमीकरण का प्रचलन हुआ, वैसे वैसे हमारे समाज की सामाजिक स्थितियाँ बदली। तो उसी के कारण जो है विवाह में भी परिवर्तन आया। आज जो है वेस्टर्नाइजेशन आने के कारण व्यक्ति अपने गोत्र से बाहर जाकर भी विवाह कर सकता है, अपने परिवार यानी कि अपने रिश्तेदारों से अलग किसी अन्य जाति में भी विवाह कर सकता है। उसकी स्वतंत्रता है आज व्यक्ति को, और ये हमारे संविधान में भी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है। और साथ में जो है अनेक प्रकार के और भी अधिकार दिए गए, जैसे कि बाल विवाह का अधिकार, जो बाल विवाह का जो प्रचलन था उसको नष्ट किया गया। साथ में जो है विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला, विलंबित विवाह होने लगे, और जैसे कि पुनर्विवाह की छूट मिली, तो साथ में जो है अंतर्जातीय विवाह जो है या फिर प्रेम विवाह, इनके प्रति भी छूट दी गई कि व्यक्ति जो है अपनी जो इच्छा से विवाह कर सकता है, और कोर्ट मैरिज का भी अधिकार मिला। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं जो कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारे समाज में परिवर्तित हुई हैं और जिनका कि कुछ कुछ लाभ भी हमारे समाज में हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट है परिवार में परिवर्तन। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्राचीन भारत में यही देखने को मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में संयुक्त परिवार दिखाई देते थे। भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व संयुक्त परिवार ही परिवार का प्रमुख स्वरूप था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिसमें 3-4 पीढ़ियाँ जो हैं एक साथ मिलजुल कर रहा करती थी, यानी कि कोई एक पीढ़ी नहीं जैसे कि आज की न्यूक्लियर फैमिली है, ऐसा नहीं। उसमें जो है 3-4 पीढ़ियों के सदस्य जो हैं एक साथ मिलकर रहा करते थे, और जो भोजन कहें या फिर किसी भी प्रकार की संस्था, किसी भी प्रकार का सम्मान समारोह या फिर किसी भी प्रकार का पूजा पाठ जो है वो मिलकर ही किया करते थे। वो अकेले इन सब कार्यों को नहीं किया करते थे था, यानी कि जो सबसे पूर्वज व्यक्ति होता था वही परिवार का मुखिया होता था और उसी के द्वारा ही परिवार के सारे निर्णय लिए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे पश्चिमीकरण का प्रभाव भारत पर पड़ता गया, वैसे वैसे जो है यहाँ की परंपरागत संयुक्त परिवार का जो प्रचलन था और अनेक प्रकार के जो उनके कार्य थे उनमें परिवर्तन होता गया। तो उसकी वजह से ही है हमारे समाज में आज न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपने परिवार यानी कि अपने बच्चे और अपनी वाइफ के साथ रहना पसंद करता है। वो 1-2 पीढ़ियों के साथ मिलकर नहीं रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना टाइम स्पेंड अकेला करता है।
तो ये थे परिवर्तन जो कि परिवार में हुए। नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। पश्चिमीकरण के आने की वजह से जो है स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ। वो कैसे? अब जो है स्त्रियों को शिक्षा दी जाने लगी थी, स्त्रियों का विकास होने लगा था, स्त्रियों को जागरूकता दी जाने लगी थी। स्त्रियां जो हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लग गई थी। और पहले कार्य करने की मनाही होती थी घर से बाहर जाकर, लेकिन आज स्त्रियां जो हैं वो घर से बाहर जाकर कार्य करती हैं, पुरुषों के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर कार्य करती हैं। अपने आर्थिक जीवन को सुदृढ़ बनाने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो चुकी हैं आज की स्त्रियां। तो ये सब परिवर्तन जो है वो स्त्रियों की स्थिति में आई है। और जैसे कि पहले सती प्रथा का प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन था, ठीक, लेकिन आज के समय में जो है इन सभी कुरीतियों को, इन सभी कर्मकांडों को उन्होंने नकार दिया है और वो जो है अपने अधिकार के लिए खुद लड़ती हैं। और साथ साथ जो है स्त्रियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता है। वो अपनी इच्छा से कार्य कर सकती हैं और अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक जीवन में परिवर्तन। अंग्रेजी शासनकाल से पहले भारत में अनेक धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग और अनेक प्रकार के जो है रूढ़ियाँ प्रचलित थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा, वैसे वैसे समाज की स्थिति बदलती गई। जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, देवदासी प्रथा, छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह, मानव बलि और अनेक प्रकार के जो भूत प्रेत पर अंधविश्वास थे और अनेक प्रकार की ये जो रूढ़ियाँ थी, कुरीतियाँ थी, इनका जो है खंडन किया गया और इनमें सुधार लाने के लिए सुधारवादी आंदोलन भी चलाए गए ताकि जो है इनमें सुधार लाया जा सके और इन कर्मकांडों का, इन पाखंडों का जो है अधिक से अधिक बहिष्कार किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। अंग्रेजों के आने से पूर्व जो है वो भारत में अनेक रियासतें थीं, ठीक है, राज्य रजवाड़े थे, यानी राज्यों का जो राजा होते थे उनका शासक हुआ करता था और छोटे छोटे जो हैं भू क्षेत्र पर जो सामंत हैं उनके अधिकार हुआ करते थे। प्रत्येक गांव में जो है ग्राम पंचायत, यानी कि हर एक गांव में पंचायत हुआ करती थी, पंचायत बैठाई जाती थी किसी भी निर्णय को लेने के लिए। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों ने प्रवेश किया तो उन्होंने जो है अपने ही कुछ नियम और कानून बना दिए। उन्होंने इन सभी पंचायतों को ख़त्म कर दिया और ये जो राज्य थे, जो राजा के अधिकार हुआ करते थे, इनको जो है ख़त्म करने का प्रयत्न किया और साथ में जो है कुछ नियम और कानून बनाए ताकि एक समान जो व्यवस्था है उनको लागू किया जा सके। सारे देश में जो है पुलिस और जो फौजी थे उनकी व्यवस्था की गई। यातायात और संचार के नए साधनों का जो प्रचलन है उसको बढ़ाया गया और यातायात और संचार के नवीन साधनों के कारण जो है प्रशासन का कार्य सरल हो गया और साथ में जो है संदेश वाहन कहें या फिर यातायात के नवीन साधनों में नई शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया। प्रेस और अखबार को सामने लाया गया, विदेशी शासकों और विदेशों से संपर्क किया गया, भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। अंग्रेजों ने ही भारतीयों को आधुनिक प्रजातंत्र से और संसदीय प्रणाली से परिचित करवाया था और साथ में जो है जो ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो नौकरशाही वो भी अंग्रेजों के द्वारा ही दी गई थी। और राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेजों के कारण जो है भारत को कई उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, जैसे कि भाषावाद, प्रांतवाद या फिर सांप्रदायिकता, जातिवाद आदि की भावनाओं ने भी यहाँ पर जोर पकड़ा। तो ये था राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। अब नेक्स्ट है शिक्षा में परिवर्तन। यहाँ पर जो है प्राचीन समय में या फिर हम कहें परंपरागत समय में शिक्षा का एकमात्र साधन था गुरुकुल। तो गुरुकुल को शिक्षा दिया जाता था, वे भी जो है उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण ही थे जिनको कि शिक्षा का पहले अधिकार था, बाकी अन्य जातियों को शिक्षा का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था।
लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत में आए तो उनको कार्य करवाने थे, तो उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर कार्य करवाना है तो शिक्षित व्यक्ति का होना आवश्यक है। तो उन्होंने क्या किया कि व्यक्तियों को जो है शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने यह महसूस किया कि व्यक्तियों को अगर शिक्षा प्राप्त होगी तो वो जो है अच्छे ढंग से कार्य को करेंगे। तो उन्होंने जो है कुछ व्यक्तियों को अंग्रेजी सिखाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कुछ स्कूल्स खुलवाए ताकि व्यक्तियों को जो है शिक्षा प्राप्त हो सके। तो उस समय से जो है सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त होने लगा, उच्च वर्ग का हो या फिर निम्न वर्ग का हो, सभी व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त करने लग गए। इससे जो है शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ही ज़्यादा होने लग गया, और जो व्यक्ति जो है अंग्रेजी पढ़े लिखे थे उन्हें उच्च दर्जे का कार्य दिया जाने लगा, जिससे कि उनकी अहमियत बढ़ गई, उनका जो है कहें हम रुतबा बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, और जो हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी, कर्मकांड थे, रूढ़िवादिता थी, उनका जो है प्रचलन कम होने लग गया। लोग जो हैं अपनी इच्छाओं के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक होने लग गए, और उन्हें यह समझ में आने लग गया कि वो जो है अपने जीवन को सुदृढ़ कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो अंग्रेजों के भारत में आने से पहले भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो कि कृषि करती थी, कुटीर उद्योगों में लगी हुई थी और उसी पर जो है आधारित थी। यही एक मुख्य रास्ता था उनके जीवन निर्वाह करने के लिए। और जैसे कि वो इन चीज़ों को बेचते कैसे थे, जब मेला लगता था या फिर बाजार लगता था, साप्ताहिक बाजार यानी कि जैसे मंडी लगता है हफ्ते में हमारे यहाँ पर, तो ठीक उसी प्रकार जो है पहले के टाइम में बाजार लगा करते थे और मेले लगा करते थे। तो उसमें जो है ये लोग जाकर अपने सामान को बेचते थे और अपने आर्थिक और अपने जीवन को चलाते थे। अंग्रेज जो हैं वो भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यहाँ पर आर्थिक स्थिति जो है वो कैसी है। उन्होंने अपने आर्थिक पैमाने को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक धन अर्जित करने के लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जो है बड़े बड़े कारखाने लगाना स्टार्ट कर दिया, बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना करना स्टार्ट कर दिया, और देश विदेश राज्य सभी के साथ जो है उन्होंने अपना उद्योग करना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, यातायात को प्रचलित किया, यानी यातायात को बढ़ावा दिया। यातायात में अनेक प्रकार के जैसे कि बस, ट्रक, रेल, इन सब चीज़ों का प्रचलन बढ़ने लगा। संदेश के माध्यम उन्होंने बनाए जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, जैसे कि टेलीफोन। कच्चे माल को यातायात की सहायता से कारखानों तक लाना शुरू कर दिया, और जिसके द्वारा अधिक से अधिक माल बनाया जाने लगा और अधिक से अधिक ट्रांसपोर्टेशन होने लगा देश विदेश में। तो ये जो है आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के कारण थे, जो कि अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कला में परिवर्तन। तो कला में परिवर्तन से क्या है, कला में परिवर्तन यानी कि भारत में जो है पहले कला कहें या फिर संगीत नृत्य का जो क्षेत्र था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, यानी कि ये बड़े लेवल पे नहीं हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो इन सभी कार्यों का प्रचलन जो है बढ़ा, और उन्होंने शिक्षा के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा दिया ताकि अधिक से अधिक इन सब चीज़ों का प्रचलन हो सके। और उन्होंने जो है अनेक प्रकार के ड्राइंग, मॉडल चित्र या फिर कहें म्यूजिक, और साथ में जो है डांस के तौर तरीके सिखाए लोगों को। अब यहाँ पर देखिए मानवतावाद। मानवतावाद जो है इसका अर्थ यही है कि मानवतावाद किसी धर्म, जाति, लिंग, आयु और धार्मिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण में समान रुचि रखता है, यानी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता ये, और सभी को एक नज़र से देखता है। प्राचीन भारत में जो है पहले कानून जो थे वो सिर्फ बड़े व्यक्तियों के लिए हुआ करते थे, या फिर जो छोटे व्यक्ति हैं उन्हीं को दंडित किया करते थे। लेकिन इसके अंतर्गत जो है सभी व्यक्ति को एक कानून के द्वारा समान जो है किसी भी प्रकार का अपराध करने पे समान दंड दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये था मानवतावाद। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा
अब हम बात करने वाले हैं संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर। तो यहाँ पर देखिए संस्कृतिकरण और दूसरी साइड मैंने लिखा है पश्चिमीकरण। तो यहाँ पर जो है आपको कंपैरिजन अच्छे से मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। यहाँ पर जो है पश्चिमीकरण हमने पढ़ लिया है, संस्कृतिकरण अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लीजिए आप, बाकी जो है अगले टॉपिक में हम संस्कृतिकरण फुल डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संस्कृतिकरण में मांस मदिरा के सेवन पर रोक लगाई जाती है, और वहीं पर जो पश्चिमीकरण है, पश्चिमीकरण में मांस मदिरा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी कि वेस्टर्नाइजेशन कल्चर, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होता, व्यक्ति अपने मर्जी से इन सब चीज़ों का सेवन कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण करने वाली जाति विवाह के मामलों में ब्राह्मणों के प्रतिमानों को अपनाती है। यानी कि जो संस्कृतिकरण करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो पहले के नियम थे उनको फॉलो करते थे, ब्राह्मणों के नियम को फॉलो करते हैं। वहीं पर पश्चिमीकरण में इन सब का प्रचलन नहीं है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण में धार्मिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रत्येक चीज़ों की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाती है। संस्कृतिकरण से ही आपको पता है कि हमारे कल्चर से रिलेटेड है, हमारे संस्कारों से रिलेटेड है। तो इसमें जो है सारी चीज़ें जो है वो धर्म के आधार पर किया जाता है। लेकिन वहीं पर जो पश्चिमीकरण है इसके साथ ऐसा नहीं है। पश्चिमीकरण में जो है लौकिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है वो भारतीय इतिहास में निरंतर चलती रहती है और आज भी चल रही है। यानी कि जो हमारे भारत का कल्चर है वो आज भी चल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो मानने वाले लोग हैं वो आज भी मान रहे हैं और आज भी उन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। वहीं पर जो पश्चिमीकरण है, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया भारतीय इतिहास में चली नहीं, किंतु आधुनिक काल में इसकी गति अत्यधिक तेज है। यानी कि जो पश्चिमीकरण हमारे समाज में आया तो प्राचीन काल में उतना इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं पड़ा था, लेकिन जो आधुनिक यानी कि मॉडर्न टाइम इस टाइम जो चल रहा है उसमें इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया आंतरिक है और स्वदेशी है। वहीं पर इसकी प्रक्रिया बाहरी और विदेशी है। यानी कि जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो हमारे खुद के देश की है, वहीं पर जो पश्चिमीकरण है इसकी प्रक्रिया हमने विदेशियों से ग्रहण की है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया रूढ़िवादी है। यानी कि इसमें रूढ़िवादिता का थोड़ा प्रचलन है, वहीं पर इसकी प्रक्रिया जो है तार्किक है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृतिकरण का आदर्श सभी जगह एक समान नहीं है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न जातियाँ एवं संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। यानी कि हमारे भारत में जितने भी अलग अलग राज्य हैं उनमें सभी में जो है अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं और उनकी थोड़ी संस्कृतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। सभी की संस्कृति जो है भिन्न भिन्न होती है, सभी के कर्मकांड और सभी के जो आदर्श जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। वहीं पश्चिमीकरण का जो प्रभाव है वो पूरे भारत में एक जैसा पाया जाता है। यानी कि आज पूरा भारत यानी कि मॉडर्न होता जा रहा है और उन पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ रहा है और उन्होंने जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अपनाना स्टार्ट कर दिया है। और आजकल तो गाँव जो है, जो पिछड़े हुए गांव हुआ करते थे और जो मतलब कि कुछ आज भी गांव हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, तो उनमें भी जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जाने लगा है। तो ये था संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा संस्कृतिकरण के ऊपर होगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।